हेलो एवरीवन, आज है 25 ऑफ द अप्रैल 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उनके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमसे पूछे जा सकते हैं, हम उनको डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जब भी जो डे होगा उसको भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि कई बार जो डे के क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज कौन सा डे है? 25 ऑफ द अप्रैल। ठीक है, तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो ध्यान रखना, आपने एक नाम सुना होगा मलेरिया, है ना। तो आज क्या बनाया जाता है? 25 ऑफ द अप्रैल को हर साल क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, और जो वर्ल्ड मलेरिया डे है ना, इसको याद रखना, पहले किस नाम से मनाते थे? तो इसको अफ्रीकन मलेरिया डे के नाम से मनाया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 2007 में, है ना, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है। ठीक है, और वो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, उसकी मीटिंग हुई, उसका सेशन हुआ कौन सा? 16th नंबर का, यानी कि 60th, है ना, 60वां। उसके बाद क्या किया हमने? ये जो अफ्रीकन मलेरिया डे था इसको चेंज करके क्या बनाना शुरू कर दिया? तो हमने इसको मनाना शुरू कर दिया कौन सा? वर्ल्ड मलेरिया डे, दैट इज WMD। तो आज कौन सा है? 25 ऑफ द अप्रैल, यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे। किस दिन से मनाया जाने लगा? तो याद रखना 25 ऑफ द अप्रैल 2008 से ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इसका पर्पज क्या है? तो बस इतना ध्यान रखना कि जो मलेरिया डिजीज है ना, एक्चुअल में होती कैसे? तो याद रखना एक पैरासाइट होता है ना, वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अगर आपसे पूछे कौन सा पैरासाइट होता है तो उसका नाम याद रखना प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, इसको जो लेकर चलने वाला होता है वो कौन होता है? एक मच्छर होता है, मॉस्किटो, है ना। और वो क्या करता है? इसको उठाकर और क्या करता है? इंसानों के ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। आपको तो पता है कि मच्छर क्या करते हैं? खून पीने का ही काम करते हैं। तो जब आपके बॉडी से ब्लड को पी रहे होते हैं ना, तो उसको सक कर रहे होते हैं, तो होता क्या है? उसके अंदर उस बैक्टीरिया को या उस पैरासाइट को छोड़ देते हैं, और वो पैरासाइट आपकी बॉडी में जाता है और आपके जो बॉडी के अंदर DNA होता है ना, ठीक है, उसको क्या कर देता है? तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसको हमें ठीक करना चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब ये सीजन आता है डेंगू और मलेरिया का, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो तुम्हारे कूलर हैं, है ना, उनके पानी को साफ रखा करो। जहां पर भी तुम्हें लगे कि मच्छर हो सकते हैं वहां की जो साफ सफाई है उसका प्रॉपर ध्यान रखा करो, क्योंकि एक ऐसा इशू है इसके अंदर साल भर में मिलियंस में डेथ होती है लोगों की। ठीक है, और शायद आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले या आज भी, है ना, बड़े से बड़े देशों के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि अमीर से अमीर आदमी भी अगर इसकी प्रॉब्लम का उसका शिकार हो जाता है तो उसको भी बचाया या उसको बचाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर उसका टाइम पे पता चल जाता है तो बात की बात है। तो इस बारे में ऐसा ना हो, उसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप उसकी जो थीम है इस बार की वो मुझे कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2024। ठीक है, और जो इसमें जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है उसका नाम भी पूछ लेता है। तो याद रखना उसका नाम क्या होता है? एनाफिलीज। कौन होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये सिंपल से ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कल कौन सा डे था, तो कल था 24 ऑफ द अप्रैल। और कल क्या था हमारा? तो कल हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, इवेंट हुआ था। कौन सा? कि जो हमारी पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, कहाँ पर लिखी है? आर्टिकल 40, जो कि हमारे DPSP का पार्ट है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर स्टेट चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो ना करे। तो हर स्टेट में क्या ग्राम पंचायत होनी चाहिए? ऐसा भी कंफर्म नहीं है, ऐसा भी श्योर नहीं है कि होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये सब नहीं होता है। तो उस दिन क्या हुआ था? 24 ऑफ द अप्रैल 1993 को जो ग्राम पंचायत थी उसको क्या दिया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। उसको आर्टिकल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, आर्टिकल 243 में A से लेकर O तक। पहले ये किस में था? आर्टिकल 40 में था, जो कि किसका पार्ट था? तो वो पार्ट हुआ करता था DPSP का। फिर इसको आर्टिकल्स दे दिए, तो जैसे उसमें सब्जेक्ट लिखती है, जैसे कई बार पूछ लेता है हमारी ग्राम पंचायत में कितने सब्जेक्ट है, तो याद रखना 29 सब्जेक्ट है उसके अंदर। किसी उसके अंदर एज कितनी होती है सरपंच बनने के लिए? तो 21 ईयर होती है। सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, 243 के F में, G में, H में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल कौन सा डे था?
पंचायती डे। आज कौन सा है? वर्ल्ड मलेरिया डे। और पंचायती डे से तो आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो सब होता है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। उसके बाद हमने क्या किया था? ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले ग्राम पंचायत कहां पर बनी थी, तो याद रखना आपके राजस्थान में, है ना, अपनो राजस्थान जो भी आप लोग बोलते हो, मतलब राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखना 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत का क्या किया गया था? उसमें फॉर्मेशन की गई थी। ठीक है। और 2 अक्टूबर को क्यों की गई थी? क्योंकि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमारी जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, जो इकाई है हमारी, वो क्या है? गांव। अगर हमें गांव को डेवलप करना है, तो हम अगर गांव को डेवलप कर देंगे तो देश अपने आप डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल का भी एक आर्टिकल कौन सा है? 40। सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ बनी? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? तो राजस्थान के नागौर जिले के या नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बगदरी। कौन सा गांव है? बगदरी। उस गांव में सबसे पहले पंचायत बनी होती है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में बनी होती है। 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, पहले राजस्थान और बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया? 24 अप्रैल 1993। ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज के ऊपर। ये 2 चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आज की हमारी पहली न्यूज आती है हमारे सामने, ओहियो लेजिस्लेचर। समझना ओहियो क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत में कितने स्टेट है, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया, तो आप सिंपल कहोगे सर 28 स्टेट्स, है ना। तो अमेरिका जो है ना, अमेरिका के अंदर कितने स्टेट है? तो याद रखना अमेरिका के अंदर 50 स्टेट है। तो उन 50 स्टेट के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? ओहियो। ठीक है। और इस ओहियो स्टेट के अंदर क्या हुआ है कि उन्होंने जो मैरिटल रेप है ना, इसके लूप होल को खत्म करने की बात कही है। अब आपको पता क्या होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज मैरिटल रेप, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि वहां के फिर प्रेसिडेंट ने इसको पास क्यों नहीं किया, ये ओहियो लेजिस्लेचर क्यों पास कर रहा है, क्या सिस्टम है। तो समझना, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत कैसा है, तो भारत अगर मैं बात करूं तो किस टाइप की कंट्री है, तो भारत एक मैं कह सकता हूं सोशलिस्ट टाइप का देश है। हालांकि ये कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहा है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जिसमें मैक्सिमम चीजों के ऊपर जो राइट होता है, ओनरशिप होती है, वो किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। और अगर मैं बात करता हूं कैपिटल के पास या कैपिटलिस्ट कंट्री, उसके पास उसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम चीजों के ऊपर जो राइट है, ओनरशिप है, वो किसकी है? प्राइवेट लोगों की, बिजनेसमैन लोगों की, पैसे वाले लोगों की। इसलिए उसको हिंदी में पूंजीवादी कहते हैं, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर अगर जम्मू कश्मीर में वही रूल है तो वही केरला में है, तमिलनाडु में है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। वहां पर वो जो लोग हैं वो किसी ना किसी ट्रीटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इस बात की डेफिनेशन कहां से मिलती है? तो एक वर्ड और समझना यहां से, एक होता है कौन सा आपका, तो आपने एक नाम सुना होगा, एक होता है यूनियन और एक क्या होता है? फेडरल, है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है कि यूनियन के अंदर कभी भी आप अलग नहीं हो सकते, और फेडरल का मतलब क्या होता है कि आप जब चाहो अलग हो सकते हो। तो इंडिया का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा था, इंडिया में क्या ऐसा हो सकता है क्या कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, है ना, वो कहें कि राजस्थान को मैं हटाकर किस में मिला देता हूं? पाकिस्तान में। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अलग नहीं हो सकते, आप यूनियन में हो। लेकिन अमेरिका इज ए फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है कि वो किसी ट्रीटी से, सेंटर से जुड़े हुए हैं, वो जब चाहे वो अलग हो सकते हैं, उनके रूल्स अलग होते हैं, रेगुलेशंस अलग होते हैं। आपने कैलिफोर्निया में कोई क्राइम किया, उसका हो सकता है कि अलास्का में दूसरी पनिशमेंट मिलती हो। बात समझ में आ रही है ना। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, वही 302 है, वही 302 हर स्टेट में लागू होती है। समझ गए। तो वहां का एक सबसे बड़ा स्टेट है कौन सा? ओहियो, या सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बड़ा, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकता हूं। ठीक है। उसने क्या किया? मैरिटल रेप के लूप होल को खत्म कर दिया। अब समझना व्हाट इज मैरिटल रेप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल्स बिलोंग करेंगे, कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। समझना मैरिटल रेप क्या होता है। एक होता है रेप, है ना। रेप के लिए आपने देखा होगा डायरेक्टली कौन सी वो होती है, सेक्शन या जो धारा होती है 376 और ये सब लग जाती हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि शादी के बाद रेप, तो आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन याद रखना आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। इंडिया छोड़ो, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो 1 आउट ऑफ 5, है ना,
इंडिया या वर्ल्ड किसी को कंसिडर कर लो, डाटा बराबर है 1 आउट ऑफ 5 जो कह सकता हूं कि जो वुमेन है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको मैरिटल रेप का सामना करना पड़ता है। मतलब क्या है कि आपकी शादी के बाद, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, समझना इस मुद्दे को, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया के अंदर जो मैरिटल रेप है ना वो क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, मतलब ये क्राइम नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया भर में 104 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको क्राइम माना हुआ है कि आप शादी के बाद जबरदस्ती आप रेप नहीं कर सकते हो, सेक्स के लिए उससे अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया, इसके साथ साथ याद रखना पाकिस्तान, इसके साथ साथ याद रखना चाइना, और जो आपके पड़ोस में है कौन सा, तो कह सकता हूं सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरबिया। ये जो 4-5 कंट्री हैं, इन्होंने आज तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। मतलब इंडिया के अंदर क्यों नहीं किया, हमें तो इंडिया से मतलब है। तो याद रखना, इंडिया के अंदर आपने सुना होगा, अगर मैं नेचुरली बात करूं तो शादी करने का पर्पज क्या होता है कि जो हमारी कह सकता हूं कि जैसे इंसान है, इंसान की जो रेस है उसको आगे बढ़ाना, कोई जानवर है तो वो अपनी रेस को आगे बढ़ाएगा, यही होता है। तो यहां पर भी यही होगा। तो इंडिया के अंदर शादी करना, मैं कहूं तो एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है ना, कि शादी के बाद पति परमेश्वर है, और ये सब आपने सुना होगा। हालांकि वो पति परमेश्वर है, लेकिन वो लड़की के ऊपर क्या गुजर रही है, वो किस माइंड का आदमी है, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो क्राइम होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा होता है। इससे लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं, है ना, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि लड़कियां इसका मिसयूज भी उठा लेती हैं। जैसे एक केस आया था, उसमें वो लड़की 10-12 लड़कों से अलग अलग शादी करती है और सबके घर से पैसा चोरी करके भाग जाती है ना। तो ये सब एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं किया गया इसको क्रिमिनलाइज, तो याद रखना क्योंकि इसको बहुत ही अच्छा है, पवित्र बंधन माना जाता है। लेकिन समझना, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। कौन से आर्टिकल्स की बात करेगा, तो याद रखना हमारे पास एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट क्या कहता है हमारा, तो इसके अंदर समझना, ये बार बार न्यूज में बना रहता है, क्योंकि इंसान के राइट की बात होना सबसे जरूरी है ना, उसको जीने का अधिकार होना सबसे जरूरी है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। जैसे आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ। लेकिन कैसी जिंदगी जीने का अधिकार है, याद रखना, विद डिग्निटी। और डिग्निटी का मतलब क्या है कि हर इंसान की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन जो मैरिटल रेप होता है उसके अंदर जो वुमेन होती है उसकी जो डिग्निटी है वो तो खत्म हो चुकी है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है, तो उसकी डिग्निटी जा चुकी है। तो क्या ऐसे में वो कोर्ट में नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 21 का वोलेशन हो रहा है, लेकिन एक तरफ हमारा जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, जो कि कब बना था, 1860 के अंदर, इसका एक सेक्शन बना हुआ है, कौन सा, सेक्शन 375, है ना, सेक्शन 375। इसमें लिखा हुआ है कि जो शादी के बाद जो रेप होगा ना, उसको क्रिमिनलाइज या उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि अगर एग्जाम में गलती से पैसेज बनता है तो आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। अभी पहला कौन सा ऐसा या अमेरिका का कौन सा स्टेट है जिसने डिसीजन दिया है कि हमें मैरिटल रेप को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जो लूप होल बनी हुई थी इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आ गई थी, अच्छा आ चुकी होंगी ना। अब एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं अबॉर्शन, तो अबॉर्शन भी कौन से उसमें आएगा, आर्टिकल 21 में आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि सभी के जीने का राइट है। जैसे राइट टू चूज, शादी करना, है ना, राइट टू मैरी, सबका फंडामेंटल राइट है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकता है ना। राइट टू अबॉर्शन, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना। इसका मतलब अगर वो नहीं चाहती लेडीज कि वो किसी बच्चे को या किसी के बच्चे को जन्म दे, तो वो उसके लिए मना कर सकती है। तो आपने रिसेंटली पढ़ा था कि इंडिया में, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने कंप्लीटली इसको लीगलाइज कर दिया था, तो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, किसने, फ्रांस ने क्या कर दिया था कि अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया था। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर सोचो, मैरिटल रेप के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो नहीं चाहती कि इस इंसान के साथ मुझे जिंदगी भर रहना है,
और वो इंडिया जैसे देश में अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती फिर। तो मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिंदगी तो खराब हो चुकी है ना। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अबॉर्शन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक्ट है, एमटीपी, आपने सुना होगा, मेडिकल टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी एक्ट। कब आया था एमटीपी एक्ट, तो हमारा 1971 में आया था। इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो अनमैरिड या कह सकता हूं कि जो मैरिड वुमेन थी वो अबॉर्शन करवा सकती थी। फिर बाद में 2021 के अंदर चेंजमेंट हुआ, और 2021 के अंदर जो चेंजमेंट हुआ एमटीपी एक्ट के अंदर, उसमें क्या कर दिया गया, तो उसके अंदर कर दिया कि मैरिड वुमेन भी करवा सकती हैं, प्लस में अनमैरिड वुमेन भी क्या करवा सकती हैं, अबॉर्शन करवा सकती हैं। और अबॉर्शन की लिमिट क्या डिसाइड कर दी, पहले होती थी 20 वीक्स, अब कितनी कर दी गई है, 24 वीक्स। लेकिन याद रखना ये 24 वीक्स एक्सटेंड हो सकता है किस सिनेरियो में, अगर कोई अगर कोई रेयर केस है। रेयर केस का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई रेप सर्वाइवर है, ऐसे केस में जैसे 2-4 दिन पहले न्यूज में पढ़ा था, 28 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की बात कह दी थी, कोई रेप सर्वाइवर लड़की होती है, ठीक है। तो वो सब बाद की बातें हैं, तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चला जाए। हाँ, ये एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में बच्चों को भी पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देखो, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, तो मैं तो सिंपल सा आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आपको ये थोड़ी ना पता है कि आपकी शादी जहाँ पे हो रही है वो किस टाइप का पर्सन है, किस टाइप का नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। हर लेडीज को फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए कि कल को उसके साथ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो सामने वाले से लड़ सके। ये नहीं है कि जबरदस्ती मारपीट सहते रहे, है ना। और दूसरा क्या होता है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आप नहीं रह सकते तो आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से ठीक है, डाइवोर्स ले लो, खत्म करो, ठीक है। उससे क्या होगा, ये सारा डाटा भी कम हो जाएगा, ये जो क्राइम्स होते हैं ये भी कम हो जाएंगे, और ऐसा करने से क्या होता है कि ये सब चीजें जो डाउरी वगैरह के केस होते हैं ये भी कम हो जाते हैं, सिंपल से, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना आप लोग जानते भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूज के ऊपर। व्हाई वाज द बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर्ड विनर इन द सूरत। आपने देखा होगा कि अभी लोकसभा के इलेक्शन चल ही रहे हैं, और इलेक्शन चल तो रहे हैं लेकिन अभी रिजल्ट थोड़ी ना आया है। लेकिन सूरत के अंदर बीजेपी कैंडिडेट को पहले ही अनाउंस कर दिया गया विनर। ऐसा क्यों हुआ, तो समझना कि यहां पर ये जो कैंडिडेट है ना, ये पहली बात समझना 1984 से लगातार ये वहां से बीजेपी की सरकार जीतती आ रही है, बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतता हुआ आ रहा है। अब आपने एक नाम सुना होगा, समझना, MSME। इस पूरी कहानी को समझना। MSME क्या होता है, तो MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, है ना। मतलब क्या है इसका कि ये वो कंपनियां होती हैं जो बहुत छोटे लेवल पर होती हैं। जैसे मान लो मैंने ये शर्ट पहन रखी है, और ये शर्ट एक जगह थोड़ी बनती होगी, इसका बटन कोई बनाता होगा, है ना, लोगो कहीं से बनता होगा। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, इनको MSME कह देते हैं। हमारी इंडिया की GDP में याद रखना 33% तक इन लोगों का रोल रहता है ना। मुंबई जैसी जो जगह है उसके अंदर, बॉम्बे के अंदर भी तुम देखोगे जो वो जो बस्ती है ना, जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है, उसके अंदर भी 20,000 से ज्यादा MSMEs लगी हुई है। तो हुआ क्या कि गुजरात के अंदर जहां से ये पर्सन जीता है, सूरत, वहां पर MSMEs बहुत ज्यादा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये क्या हुआ कि वहां पर एक तरीके से ये हो सकता है कि वहां पे एक ही कैंडिडेट जीता जा रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर उनके साथ कुछ एक्सप्लॉइटेशन जैसा कुछ हो रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पीछे हट गए, वो सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन समझना इस कहानी को कि बीजेपी कैंडिडेट के अगेंस्ट में 7 अलग अलग कैंडिडेट खड़े थे। ऐसा क्या हो गया कि सातों के सातों कैंडिडेट ने एकदम से विड्रॉ कर लिया। कुछ ना कुछ तो मैटर रहा होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो देखो MSME सेक्टर के में वहां पे लोगों से पैसा वसूल ये सब चलता होगा, है ना। ऐसा एलिगेशंस मैं नहीं लगा रहा, अपोजिशन वाले लगा रहे हैं, ठीक है। उनका कहना है कि ये लोग चाहते हैं कि यहां से इन लोगों को बदला जाए, क्योंकि बहुत काफी लंबा टाइम होता है 1984 से एक ही पार्टी की सरकार होना वहां पे। तो लेकिन जो दूसरे वाले प्लेयर थे उनको जबरदस्ती डरा धमका कर कुछ भी हो सकता है, उनको हटा दिया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और डिसीजन क्या निकला इसका, इलेक्शन कमीशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो लड़ो या साइड में हो जाओ। तो इनको क्या कर दिया गया, विनर अनाउंस कर दिया गया। तो थोड़ा सा इसका रीजन मैं समझाना चाहता था, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब समझना कि जो इलेक्शन हो रहा है, अगर इलेक्शन हो रहा है तो बताओ
इलेक्शन में इस बार कौन सी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो कुछ बेसिक डाटा याद रखना। इस बार 18th लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ जा रहा है, ठीक है। और इस बार कितनी सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, तो याद रखना लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होती हैं, 552, लेकिन रिसेंटली या एट प्रेजेंट कितनी है, 545। तो 7 सीटें कहां चली गई, तो याद रखना पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। तो इलेक्शन सिर्फ कितने पे होता है, तो 545, लेकिन 545 का डिवीजन कैसे है, 543 क्या होते हैं इसमें, इलेक्टेड होते हैं, और उसके साथ साथ जो 2 यानी कि 2 लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। और इनको नॉमिनेट कौन करता है, तो याद रखना इनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करता है, तो याद रखना एंग्लो इंडियन। अब कहोगे कि सर व्हाट इज एंग्लो इंडियन, तो इंडियन तो सुना था, ये एंग्लो इंडियन क्या होता है समझना। एक ऐसा पर्सन जिसकी मदर कंपलसरी इंडिया की हो और उसके फादर या ग्रैंडफादर में से कोई ये कहाँ का हो, यूरोपियन उसका हो ना, ओरिजिन का हो। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो उस टाइम पर बहुत होता था, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन रूल करते थे यहाँ पे ब्रिटिशर, तो बहुत से लोग उधर से आना जाना, शादियां होने, ये सब होता था, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन आज अगर तुम देखोगे तो ऐसा खत्म हो चुका है, बहुत से लोग बचे नहीं है, वही 2-4 लोग हैं जो बार बार बैठ जाते हैं, इसी उनको मजबूरी में बनाना पड़ता है। तो याद रखना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2019 में, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एंग्लो इंडियंस थे उनको रिमूव कर दिया गया। अब से लोकसभा में कितने लोग बैठेंगे, 2024 से 543। तो इस बार मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ये जस्ट मैं समझाने के पर्पज से था। अगर पूछे एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन कहां पे है, तो आर्टिकल 331 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है किससे डील करता है, एंग्लो इंडियन से डील करता है, ध्यान रखना। अब इन लोगों का इलेक्शन हुआ, इनमें से एक सीट कंफर्म हो गई बीजेपी की सूरत से, है ना, ऐसा भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि जब इलेक्शन 18th नंबर का हो रहा है तो पहला इलेक्शन कब हुआ था, तो याद रखना पहला इलेक्शन कब स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1951 से और फरवरी 1952 तक चला था। लगभग 25 ऑफ द अक्टूबर 1951 से 21 ऑफ द फरवरी 1952 तक चला होता है। और पहली जो सरकार थी उसमें जीतता कौन है, कांग्रेस। और कांग्रेस से कितनी सीटें जीती थी उस टाइम, तो याद रखना 364 सीटें कांग्रेस ने जीती होती हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि जब पहली बार लोकसभा तब बनी थी, तो एक बात बताओ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसको इलेक्ट करने के लिए हमें एमएलए और एमपी चाहिए होते हैं। एमपीज तो अभी बने, तो एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू चाहिए होती है, तो फिर प्रेसिडेंट कैसे बना, तो याद रखना सब ने अपनी अपनी सब एग्री कर गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लोग, और उन्होंने सब ने एग्री करके क्या किया था, पंडित या कह सकता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत के कौन से प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनको बिना किसी अपोज के चुना गया है, इलेक्ट किया गया है। तो पहले राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, और दूसरे कौन होते हैं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को 25 ऑफ द जुलाई 1977 को ओथ दिलाई जाती है, और उनकी ओथ कब आती है, जब डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो जाती है उसके बाद, है ना, और जो या 1977 ध्यान रखना। अब क्या होता है, तो इन दोनों के, अच्छा उसके बाद हमेशा क्या होने लगा, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना वो हमेशा 25 ऑफ द जुलाई को ही ओथ लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि उसको कल्चर बना दिया हमने, ठीक है। थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। और अगर मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर आपसे क्या पूछेगा, अभी जो लोकसभा के एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, है ना, और ये लोग जहां बैठते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पार्लियामेंट। तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई गई थी, ठीक है, टाटा ने उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। ये वाली न्यूज अगर तुम्हें अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि इलेक्शन भी है, तो प्लीज आपके क्लेट प्रेप के जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप डालोगे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो उसके ऊपर मेरा शायद आपको एक लेक्चर भी मिल जाएगा लगभग 1 आवर का, तो उसमें आप सारी डिटेल वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन का टाइम है, हर डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए इलेक्शन से रिलेट करती हुई, क्योंकि एग्जाम में तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर G20 और इनसे पूछा था उसने, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट। अच्छा अगर मैं बात करूं वोटिंग की एज कितनी होनी चाहिए, तो पहले वोटिंग की एज होती थी 21 ईयर यानी 21 साल की। बाद में क्या हुआ, 61st अमेंडमेंट होता है 1989, और जो वोटिंग की एज थी वो कितनी कर दी जाती है, 18 साल यानी कि
18 ईयर, ठीक है। और याद रखना जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनकी कोई भी क्या नहीं होती, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। मतलब एजुकेशन के नाम पे चाहे इनको कुछ भी नहीं आता हो ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इनकी मिनिमम क्राइटेरिया होता है। एमपी बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 25 एम, और उसमें राज्यसभा में 30, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद चलते नेक्स्ट पे। No forest or animals will be left if human wildlife conflict continue, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो जंगल बचेंगे और ना ही एनिमल बचेंगे अगर ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता रहा तो। होता क्या है समझना, इधर से तुम जा रहे थे, ठीक है, और सामने से कौन आ गया, एक हाथी आ गया, ठीक है, एक एलिफेंट आ गया, ठीक है। अब ये मत कहना एलिफेंट क्यों नहीं बनाया, ठीक है, मुझे नहीं आती इतनी ड्राइंग, है ना। अब क्या हुआ, दोनों की लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा, तो एलिफेंट ही जीतेगा। इसने इसको मार दिया, ठीक है। फिर दूसरे दिन यहाँ से दो लोग जा रहे थे, गलती से क्या हुआ, वहां पर क्या आ गया, तो वहां पर सामने से शेर आ गया, उसने इन दोनों को मार दिया। 4 दिन ऐसा हुआ। 5वें दिन वहां के लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, बंदूकें ली और वो लोग वहां पहुंच गए। अब आ गया सामने एलिफेंट, उन्होंने उसको गोली मार दी, है ना। फिर आ गया शेर, उन्होंने उसको गोली मार दी, है ना। थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर आ गया मान लो चीता, उन्होंने उसको गोली मार दी। तो होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा ना तो अभी तो क्या हो रहा है कि इंसानों की डेथ हो रही है, फिर वहां के इंसान किसको मारना शुरू कर देंगे, जानवरों को। समझना इस पूरे मैटर को कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हमने नेशनल पार्क बनाए ही इस पर्पज से थे कि इन जीवों को बचाया जा सके, इनको प्रोटेक्ट, इनको प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन अगर ये बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो या तो ये मरेगा या वो मरेगा, तो दिक्कत क्या है, सभी खत्म हो जाएंगे एक दूसरे को मारने के चक्कर में। तो उन्होंने कहा कि क्या करो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दो। लेकिन खत्म कैसे होगा, ये बहुत बड़ा इश्यू है। शायद मैं एक बार पहले भी इस न्यूज को पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि जो नेशनल पार्क होते हैं ना, इसके पीछे की कहानी क्या है ना, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। मैंने कहा कि नेशनल पार्क देखो कुछ ऐसा बना होता है ना, 3 हिस्सों में टूटा होता है। सबसे अंदर होता है कोर, ठीक है। फिर होता है कौन सा आपका बफरिंग जोन, कौन सा आता है, बफरिंग जोन। फिर कौन सा आता है आपका ट्रांजिशन जोन। अब समझना कि मान लो तुम अपने घर वालों के साथ पिकनिक पे गए और तुम्हें शेर देखना है, तो तुम इस वाले रीजन में तो विदाउट किसी फियर के घूम सकते हो। यानी कि यहां पर ह्यूमन एंट्री क्या है, तो यहां पर ह्यूमन एंट्री अलाउ है। लेकिन तुम्हें शेर देखना है, शेर तो यहां रहता है क्योंकि इसको बचा रखा है। चीता देखना है, मान लो ये कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, और चीता यहां पे है और तुम्हें इनको देखना है, तो तुम यहां नहीं जा सकते, ये बाहर आ सकता है। तो इसमें क्या कह सकता हूं मैं, ह्यूमन एंट्री क्या है, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। और ये वो जोन होता है जिसके अंदर ह्यूमन एंट्री अलाउड तो होती है लेकिन विद रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कुछ लिमिटेशंस के साथ अलाउड होती है। जैसे सफारी करते हो, फॉरेस्ट गार्ड वाले साथ जाते हैं ना, गाड़ी के अंदर बैठ के तुम उनको घूमते हुए देख सकते हो। तो कहने का मतलब यहां तुम जा सकते हो लेकिन विद लिमिटेशन। ये यहां आ सकते हैं, ठीक है, विदाउट लिमिटेशन, ठीक है, बचना तुम्हारा काम है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये लोग यहाँ जाके इनको मार देते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए तो इनको यहाँ पर रखा, इनको नेचुरल हैबिटेट दिया गया कि भाई रिप्रोडक्शन करो ताकि आने वाले बच्चों को ये दिखे कि हाँ भाई चीता नाम का भी कोई था। समझ गए ना। अब दिक्कत क्या होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया 2016 में कि ये जो बीच का जोन है ना, ये बीच वाला जोन जिसे हम क्या कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन, ESZ, इको सेंसिटिव जोन, ये इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए 10 किलोमीटर कम से कम। अब जो बेचारे गरीब, मैं कह सकता हूँ गरीब तो नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि जो छोटे स्टेट हैं जैसे इंडिया है ना, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ठीक है, जहां मिलते हैं वहां पर नीलगिरी, ठीक है, ये कार्डामोन हिल्स, पालनी हिल्स, सरनालुदी हिल्स, ये सब है। अब मैंने कहा यहाँ पे केरला बना हुआ है, इस केरला के अंदर वेस्टर्न घाट भी आ जाता है, नदियां भी आ जाती है, बहुत सारे आ जाते हैं, लोग भी रहते हैं। तो हुआ क्या, केरला ने कर दिया इसका अपोज, बोले मेरे बस की बात नहीं है, मैं 10 किलोमीटर नहीं कर सकता, वरना तो मेरे जो गाँव है यहाँ के वो जंगलों में चले जाएंगे, है ना। तो सुबह सुबह पता चलेगा शेर सामने से जा रहा है, तुम छत के ऊपर सो के उठ रहे हो, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे, केरला ने अपोज किया। फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा कि एक काम करो, कम से कम 1 किलोमीटर कर दो। तो 1 किलोमीटर भी किसने मना कर दिया, केरला ने। उसने कहा कि मेरे 115 जो विलेज है वो फिर चले जाएंगे, उसने फिर मना कर दिया। लेकिन अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसका एक वो है सॉल्यूशन, या तो वहां से इंसान हटा दो या वहां से जानवर हटा दो। अगर दोनों साथ रहेंगे तो लड़ाइयां तो होंगी। तो ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सी बातों को ध्यान रखना, ठीक है।
अगर बात करूं किस सब्जेक्ट का मैटर है आपका जो फॉरेस्ट है, तो याद रखना ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। मैंने कई बार आपसे बताया, एक होता है यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होता है चेंज करने का, एक होता है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट को राइट होता है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, फॉरेस्ट। पहले ये किस में था, तो याद रखना पहले ये स्टेट लिस्ट में था, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976, और उसमें क्या कर दिया जाता है, इसको स्टेट से हटा के कंकरेंट में डाल देते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की भी सेंटर की भी। ठीक है, अब क्या हुआ, आर्टिकल 51 के ए के जी में भी इसको लिखा हुआ है, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था ड्यूटीज क्या होती हैं, है ना। ड्यूटीज करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, लेकिन कम से कम वोलेशन मत करो, है ना। तो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमें क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, तो आर्टिकल 48 का ए। आर्टिकल 48 के ए में क्या लिखा है, तो याद रखना ये हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और उसको प्रमोट करने का काम करे। ठीक है, तो ये सारी चीजों में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे एनवायरनमेंट के बारे में लिखा हुआ। और एनवायरनमेंट के एक्ट की बात करें तो याद रखना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया होता है, 1986 में। ये चीजें शायद मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, फिर भी आप इसको प्लीज अगर नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अच्छा चलो, यहां पर क्या दिख रहे हैं, राइनोज, है ना। भारत में कौन से नेशनल पार्क में सिंगल हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, एक सींग वाला जो राइनो है, गेंडा है, वो कहां पाया जाता है, कौन से स्टेट में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक्सपोल। व्हाट इज एक्सपोल, तो समझना इसका नाम है एक्सरसाइज पूर्वी लहर। ठीक है, कहां पर की गई है, ईस्ट कोस्ट के ऊपर। किसने की है, इंडियन नेवी ने। तो सिंपल याद रख लोगे व्हाट इज एक्सपोल, तो याद रखना, देखो मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है, मान ही लेना इसको, है ना, चाहे दिख नहीं रहा हो वैसा। अब क्या हुआ, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, है ना। अब देखो यहां पर कुछ स्टेट है, यहां पर कुछ स्टेट हैं, तो इधर टोटल 5 स्टेट हैं, इधर टोटल 4 स्टेट हैं जो सी से बाउंड्री लगाते हैं। ये क्या है पूरा का पूरा, तो मैं कह सकता हूं अरेबियन सी। ये क्या है पूरा का पूरा, तो मैं कह सकता हूं बे ऑफ बंगाल। तो टोटल 4 स्टेट उधर बाउंड्री लगाते हैं, 5 इधर। इधर कौन कौन से, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उधर कौन से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और टोटल बाउंड्री कितनी है, तो याद रखना कोस्टल 7516.6 किलोमीटर के लगभग टोटल बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, नेवी। लेकिन नेवी क्या करेगी, इस वाले रीजन में प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन यहां प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कोस्ट। और कोस्ट के ऊपर कौन होता है, तो याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कब बना होता है, 1 Feb 1977 को जिसकी फॉर्मेशन हुई होती है। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है, आर्मी 1895 में बनी थी, एयरफोर्स 32 के अंदर बनी होती है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या है, कोस्ट गार्ड और नेवी, है ना। दोनों अगर इमरजेंसी में ऐसा हो जाए कि नेवी नहीं है तो कोस्ट गार्ड कैसे प्रोटेक्ट करे, तो ये जस्ट एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, एक्सपोल, इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। सिंपल एक्सरसाइज की न्यूज थी। एनएसएस वॉलंटियर्स, देखो क्या होता है एनएसएस, समझना व्हाट इज एनएसएस, है ना। एनएसएस का मतलब क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम। होता क्या है इसके अंदर, आप लोग देखो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स। ठीक है, और इसका मोटो क्या होता है, इसका जो थीम है वो क्या है, नॉट मी बट यू। मतलब हमें अपने बारे में नहीं सोच के सामने वाले के बारे में सोचना है। मतलब सोसाइटी में सोशल हेल्प के लिए ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन, या मैं कह सकता हूँ ये किसका पार्ट है, तो याद रखना ये जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसी की स्कीम है, स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और न्यूज में क्या आ गया, तो देखो एनएसएस वॉलंटियर्स टू ऑफर हेल्प टू डिफरेंशियली एबल्ड पीपल सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग पोल्स इन द कोझिकोड, है ना। कहाँ पे, केरला में। केरला के अंदर जो, अच्छा एक बात यहाँ से ध्यान रखना, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर जो ओल्ड एज के लोग हैं 80 ईयर के प्लस, वो अपने घर से बाई पोस्ट या पोस्टल सर्विस से वोट डाल सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इस बार ही ऐसा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब समझना यहाँ पर जो केरल है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, एनएसएस के लोग, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं वोट डालने में। इनमें तो न्यूज में आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एनएसएस के नाम पे अवार्ड भी दिए जाते हैं, याद रखना 1993-94 से स्टार्ट हुए थे जो सोशल सर्विस में काम करते हैं। ठीक है,
और इसमें काम ऐसा ही होता है, सर्विस या सोसाइटी के लिए थोड़े बहुत रिफॉर्म की बात की जाती है, ठीक है। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मैं एनएसएस से जुड़ा हुआ था, ठीक है, हालांकि मैं काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं जुड़ा रहा उससे, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक काम करते हैं, मतलब ठीक काम करते हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं। उसके बाद देखो, इनकम थ्रेशोल्ड फॉर आरोग्य निधि एड एक्सट्रीमली लो। व्हाट इज आरोग्य निधि समझना। निधि का मतलब होता है हिंदी में पैसा, आरोग्य मतलब तुम्हें रोग से मुक्त करने के लिए, मतलब एक ऐसा पैसा जो तुम्हारे रोग से मुक्त करने के लिए, तुम्हें मुक्त यानी फ्री करने के लिए यूज होगा। तो ये जो आरोग्य निधि है ना, इसका जो पैसा है ना वो एक्सट्रीमली लो है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि देखो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो एक बात बताओ, कोई आम आदमी है, ठीक है, उस बेचारे की किडनी खराब हो गई, तो उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो अगर मैं डेमोक्रेसी में रह रहा हूं, मेरे द्वारा इलेक्ट की हुई चुनी हुई सरकार मुझ पे रूल कर रही है, तो इनडायरेक्टली तो मैं ही रूल कर रहा हूं ना। अगर मेरे को पसंद नहीं आएगा अगली बार मैं बदल दूंगा। वो बात की बात है कि आजकल ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो हुआ क्या समझना, लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही होता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो सरकार क्या करती है, जैसे एक्सट्रीमली रेयर डिजीज होती हैं, है ना, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, या मान लो कोई नॉर्मल डिजीज, लीवर ट्रांसप्लांट को करना हो गया, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना हो गया, तो इन सब के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है नेशनल या राष्ट्रीय आरोग्य निधि। और राष्ट्रीय आरोग्य निधि कब बनी थी, 1997 में बनी होती है, ध्यान रखना, है ना। इसके अंदर वन टाइम पैसा दिया जाता है, याद रखना, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, किसी भी डिजीज के अंदर। लेकिन जो पैसा मिलता है ना बहुत कम मिलता है, समझना। जैसे प्रधानमंत्री पीएम किसान, शायद सभी जानते होंगे, 2019 में आई थी पीएम किसान। क्या होता है पीएम किसान में, कि अगर कोई किसान है तो उसके साल के 6,000 रुपए सरकार देती है, और वो 2-2 हज़ार में देती है। तो अगर मैं 6,000 को 12 से डिवाइड कर दूं तो लगभग कितना निकल के आएगा, 500 रुपये महीना। अब 500 रुपये महीना उस किसान को दिया जाता है, और ये कहकर कि हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, तो बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो बंद ही कर दिया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं कल को तुम शिकायत ही कर दो, है ना, जस्ट मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ये बहुत कम होता है। तो ऐसे ही जो ये पैसा मिलता है ना आरोग्य निधि में, तो बहुत कम होता है। तो गरीब आदमी इलाज कराए तो भी क्या कराए, है ना, गरीब आदमी खाए तो भी क्या खाए, है ना, वही वाला सीन हो रहा है, क्योंकि तुम तो 5 किलो अनाज दे रहे हो बस, है ना। तो कुछ ऐसा ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न उठाए गए हैं। तो याद रखना, ये पीएम आरोग्य निधि कब बना होता है, 1997 के अंदर, समझ गए ना। और कौन सा आर्टिकल अगर एग्जाम में आता है तो कौन सा आर्टिकल इससे बिलोंग करेगा, तो किस आर्टिकल में लिखा है कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए। जैसे अभी राइट टू हेल्थ बिल भी पास किया था किसने, राजस्थान ने। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट था जिसने राइट टू हेल्थ को क्या बना दिया था, बिल पास किया था, एक्ट बनाया था। क्यों किया था, राइट टू हेल्थ मतलब हर इंसान का राइट है कि उसको हेल्थ मिले। तो स्टेट में लिखा होगा ना कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टेट ही कर रहा है, तो स्टेट मतलब डीपीएसपी होगा। और डीपीएसपी कौन सा होगा, तुमने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा, मैंने भी कई बार पढ़ा दिया यहाँ पे। जो डीपीएसपी है उसका कौन सा आर्टिकल है, चलो मुझे कमेंट करके बताना कौन सा आर्टिकल है। इज इट 41, इज इट 42 और इज इट 47। ठीक है, मैंने तीनों इजी ऑप्शन दिए हैं। आई थिंक आंसर तुमने अभी तक सोच भी लिया होगा। ठीक है, चलो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन से आर्टिकल में ये राइट टू हेल्थ देगा स्टेट, ऐसी बात लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस से 53 मैन, अच्छा हुआ क्या, पैपुआ न्यू गिनिया। कहां पर है पैपुआ न्यू गिनिया, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर है ना। इसके अंदर ट्राइबल वायलेंस चल रहा है, और ट्राइबल वायलेंस के अंदर क्या हुआ, 53 लोगों की डेथ हो गई। तो जैसे भारत में चल रहा था ना, ये न्यूज मैंने इसलिए इसमें डाल दी कि इंडिया के अंदर तुमने देखा होगा मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और मैंने तुमसे कहा था मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक वीडियो पूरी देख लेना, ट्राइबल क्या चल रहा है उसके अंदर, अगर आपने देखी होगी तो आप समझ चुके होंगे। तो जैसे यहाँ पर कुकी और मैतेई कम्युनिटी में लड़ाई हो रही ना, वहां पर भी हो रही है, और वहां पर भी हो सकता है कुछ दिन बाद इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन इंडिया में तो ऐसा हुआ नहीं। तो जस्ट इस न्यूज को थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि वहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पैपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कौन सा आता है, द रियलिटी ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। देखो स्वच्छ भारत मिशन की रियलिटी बताई गई है, बहुत ही अच्छा पैसेज। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या इसने बताया अच्छी चीजें। अगर मैं कहूं
अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन कब आया था, तो याद रखना कब आया था ये 2 अक्टूबर 2014, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती, है ना, गांधी जयंती। कोई कह रहा होगा कमेंट में कि सर ड्राई डे होता है ना, तो गांधी जयंती, और गांधी जी का सपना था भारत कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, है ना। तो गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को हमने क्या बनाया, स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया, और पूरे देश को स्वच्छ करने का ठेका ले लिया हमने, यानी कि काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या भारत स्वच्छ हो पाया, क्या नहीं हो पाया, वही सब इसमें बता रहा है। और भारत स्वच्छ ना हो पाया उसका सबसे बड़ा रीजन है वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ, यानी कि यहाँ पर पानी का मैनेजमेंट बिल्कुल घटिया है, ठीक है, सैनिटेशन बिल्कुल घटिया है, और हेल्थ यहाँ की बहुत ही घटिया है। तो अगर ये ठीक हो जाए तो ये ठीक हो जाए, और ये ठीक हो जाए तो ये ठीक हो जाए। अगर ये दोनों ही ठीक हो जाएं तो सब कुछ ही ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नमामि गंगे इसी के अंडर चलाया गया था, आज तक पूरा नहीं हुआ, कभी 20,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कंपनियों को, और गंगा 0% क्लीन नहीं हुई है, आज भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है ना। अब सोचो क्या पैसा वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। तो वही इसमें ऑथर जो कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 बातें याद रखना, कब ये मिशन आया था, कब स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था हमारा, ये WEF देता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और WEF कब बना था, 1971। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। और जो WEF है ना, इस WEF का अगर पूछे हेड कौन है, तो इसको बनाने वाला भी यही था, हेड भी यही, अभी क्लाउस सेक्वाब, है ना। जेंडर इंडेक्स और सब यही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, हंगर इंडेक्स और ये सब। इसने बताया 2022 में जो रिपोर्ट आई थी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया बिल्कुल बॉटम पे था, बिल्कुल बॉटम के ऊपर। 180 लगभग कंट्रीज में होता है, सबसे लास्ट में इंडिया पहुंचा हुआ था, लास्ट के 2-4 में। उसका रीजन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। आज तक भारत स्वच्छ ही नहीं हुआ, कागजों में हो गया, रियलिटी में नहीं हुआ। अच्छा, आपने देखा होगा भाई बहुत बार कि इंडिया के हर गांव को ODF++ बनाने का टारगेट है। तो होता क्या है ODF++, समझना। ODF का मतलब होता है कि गांव का कोई भी पर्सन या किसी पर्टिकुलर रीजन का कोई भी पर्सन किसी भी टाइम अगर तुम जाते हो गांव के अंदर या शहर के अंदर कहीं भी, तो वो कोई भी आदमी किसी भी टाइम पर आपको ओपन के अंदर, कह सकता हूं, दीर्घ शंका करता हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि ओपन में आपको वो बाथरूम करता हुआ नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, ODF++ क्या हो गया फिर, ये हो गया ओपन में कोई भी क्या नहीं मिलेगा, डेफिकेटिंग करता हुआ नहीं मिलेगा, सिंपल सा। अगर पूछे ODF+ क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें साफ साफ है कि ना तो वो आपको लघु शंका करता हुआ मिलेगा, ना आपको दीर्घ शंका करता हुआ मिलेगा। मतलब ऐसा अगर कोई गांव है तो हम उसे ODF+ कह देते हैं। समझ गए होगे ना बात को। एक होता है ODF++, वो गांव जिसमें ना कोई ओपन में बाथरूम करता मिलेगा, टॉयलेट करता मिलेगा, ठीक है, और उस गांव के अंदर जो पानी के सीवर लाइन होंगी सब क्या होंगी, अंडरग्राउंड होंगी, ऊपर से बिल्कुल क्लियर होगा, कोई गंदगी नहीं होगी, उसे कहते हैं ODF++, ठीक है। तो ये इसकी रेटिंग देने की डेफिनेशन से थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF++, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। यांगली, देखो ये ट्राइब आपने देखा होगा, इसके न्यूज में भी देखा होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सी ट्राइब है, तो याद रखना इनकी ट्राइब का नाम क्या, तीवा ट्राइब। क्या नाम है, तीवा ट्राइब। और याद रखना ट्राइबल क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी ट्राइबल है, संथाल ट्राइब से, और ट्राइब में बहुत बार पढ़ा भी चुका हूं। अब क्या हुआ कि ये जो तीवा ट्राइब है, इस तीवा ट्राइब का दूसरा नाम है लालुंग्स, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। और ये एक फेस्टिवल बनाते हैं जिसका नाम है यांगली। याद रखना, पूछ सकता है, रिसेंटली यांगली फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड एंड इट वाज इन न्यूज। बताओ कौन से स्टेट का है, तो आसाम का है। किस कौन उसको करता है, तो पूछे तो कौन करता है, कौन सी ट्राइब आपके सामने, तो तीवा ट्राइब है, जिसका दूसरा नाम क्या है, लालोंग्स नाम है, फेस्टिवल का नाम क्या है, यांगली नाम है। तो सिंपल आई थिंक याद रह जाएगा। और ये लैंग्वेज कौन से बोलते हैं, तिब्बत बर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, पावरफुल एंटीडोट टू टॉक्सिन्स इन कोबरा। देखो आपने देखा होगा सांप, और सांप, देखो सांप से मरने वालों की संख्या ना साल में लगभग 1 लाख लोग जो है ना वो सांप के काटने से मर जाते हैं। और ये एक साइलेंट डिजीज है जिसका पता ही नहीं चलता। मतलब होता क्या है कि आज भी देखा होगा अंधविश्वास बहुत चलता है गांव में, है ना।
रूरल इलाकों में जैसे सांप ने काट लिया तो कह देंगे कोई बाबा है, उस बाबा के सीढ़ियों के ऊपर बैठा दो इसको, बाबा की बबूत लगा दो, इसका सांप का जहर उतर जाएगा, है ना। मैं भी कहीं पर ऐसा होता हूं, मैं ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मैं ऐसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता इन बाबाओं से किसी से भी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसकी डेथ किसके अंदर चली गई? अंधविश्वास में। तो इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में लगभग कितना 1 लाख से ज्यादा डेथ होती है सांप के काटने से। तो दिक्कत ये है कि फिर ये हो क्यों रहा है, हॉस्पिटल जाने के बाद भी क्यों डेथ हो जा रही है, समझना। सांप के जो जहर होता है ना, उसका जो एंटीडोट होता है, उस एंटीडोट के अंदर, उस एंटीडोट को क्या कहा जाता है? तो उस एंटीडोट बनता किससे, समझना। वो जो हॉर्सेज होते हैं ना, घोड़े होते हैं, उन घोड़ों के अंदर उन हॉर्सेज के जो ब्लड होता है, उस ब्लड से वो क्या निकाल लेते हैं, उसके वहां से क्या निकाल लेते हैं? एंटीडोट बना लेते हैं, उसके प्लाज्मा वगैरह को निकालकर, या उसकी एंटीबॉडी को निकालकर, मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है। एंटीबॉडी को निकालकर क्या बना लेते हैं? एंटीडोट, और उसको इंसान में लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है, वो सांप की जहर को तो मार देता है, लेकिन हमारे जो हेल्दी ऑर्गन्स है ना, उनको भी डैमेज कर देता है। तो आजकल क्या हो रहा है, सांप भी पावरफुल होते जा रहे हैं, मतलब उनका जहर भी ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, किसी की आंखें चली गई, किसी की रोशनी चली गई, आंखों को ना दिखना बंद हो गया, किसी को कोई पैरालाइज हो गया, तो बहुत सारे केस होते हैं। तो WHO ये कह रहा है, ये बात किसकी है? WHO की है ना। तो WHO अभी रिसेंटली 2 नई एंटीबॉडी बनाई है उसने। कौन कौन से नए एंटीडोट बनाए हैं, सॉरी, तो कौन कौन सा? एक कौन सा? 95MET5, और दूसरा इसी के अंदर लिखा है 3FTXS। मैं लिख देता हूं, पहला एंटीडोट कौन सा जो अभी रिसेंटली बनाया गया, तुमसे एग्जाम में पूछेगा, 95MET5, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो 3FTXS, 3FTSX। ये क्या है? एंटीडोट बनाए गए हैं सांपों के जहर से बचने के लिए, ठीक है। याद कर लोगे, मेरे हिसाब से सिंपल सा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 5.4 मिलियन से ज्यादा एस्टिमेट डेथ होती है किसमें? वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो 2.8 मिलियन है। मैं तो 1 लाख ही बोल रहा था, ये तो मिलियंस में बात कर रहा है, ठीक है। अगर पूछे इंडिया के अंदर सांप की कितनी वो मिलती हैं, तो 300 इसकी क्या बोलते हैं, इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। अगर बात करें इंडिया के अंदर स्नेक बाइट से अगर बात की जाए तो कितनी डेथ होती है लगभग? तो लगभग 45,900। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। तो इसके एंटीडोट बेसिकली याद रखना, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया इसको, ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है, समझना। ये जो सांप काटता है ना, ये भी नेग्लेक्टेड डिजीज होती है, हमें पता ही नहीं चलता इससे क्या हो रहा है। अगर यही कोरोना कर रहा होता ना, तो अब तक हर जगह कर्फ्यू लग चुका होता, हर जगह लॉकडाउन लग चुका होता कि कोरोना घूम रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं, सांप भी घूम रहा है, किसी को काट भी सकता है ना। तो ये क्या होती है? नेग्लेक्टेड डिजीज होती है। जैसे प्रोटोजोआ से होती है चेगास डिजीज, मैंने कल परसों आपको पढ़ाया था, चेगास डिजीज, है ना। उसके बाद कौन सा है? ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, ठीक है। उसके बाद रेबीज, कुत्तों के, बंदरों के काटने से, है ना, वायरस की वजह से, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, मलेरिया पैरासाइट की वजह से, ठीक है। बैक्टीरिया से जैसे अल्सर हो जाता है, लेप्रोसी हो जाती है, योज, है ना, ट्रैकोमा, ये सब हो जाते हैं। तो इन सब को किस में कंसिडर किया गया है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। हल्दी, सॉरी, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप खाना खा रहे हो और मैं आपसे कहूं कि आपको खाने में मिलती है लौकी की सब्जी या टिंडे की सब्जी, आपको पसंद ही नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि खाने में राजमा, और राजमे के अंदर भी MDH के मसाले डाले हुए हैं, तो आपको एकदम से पानी बाहर आ जाएगा मुंह से कि वाह यार क्या खाना बना है। लेकिन सावधान हो जाओ, खाना बंद कर दो अभी। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो सिंगापुर है, ठीक है, और सिंगापुर के साथ साथ कौन है? आपका हांगकांग, इन दोनों ने कहा है, इन दोनों ने अपने अपने देश में MDH और एवरेस्ट के जो मसाले हैं, इन मसालों पे बैन लगा दिया है। और याद रखना, ये बैन इन्होंने तो अभी लगाया है, जो आपका यूरोपियन यूनियन है वो तो 2011 में बैन लगा चुका है कि ये यूज ही नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है समझना, इन मसालों को खराब होने से बचाने के लिए इनके अंदर एक कंपोनेंट डाला जाता है जिसका नाम क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड। और इथाइलिन ऑक्साइड इतना खतरनाक होता है कि ये ग्रुप 1 ऑफ कार्सेनोजेनिक प्रोडक्ट होता है। कार्सेनोजेनिक क्या होता है? जिनकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्रिएट हो जाता है? कैंसर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके केमिकल उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको कर दिया बैन।
और इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट है, तो याद रखना FSSAI, फूड सेफ्टी या स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका एक्ट आया था 2006 में। और अगर पूछे इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी तो 2008 में इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको कर दिया गया बैन। ठीक है, तो ये है कि एक्चुअल में एक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड क्या होता है, कीड़े वगैरह इन सबको मारने का काम आते हैं ना। तो ये यूज किया जाता है किसमें, आपके मसालों में। ये क्या करता है कि उसको, जैसे कि होते हैं ना ई कोली बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है जो बाद में आपको पेट की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ना, वो खराब हो सकती है, तो उनको मार देता है। और मसाले को तो ठीक रखता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक खा लिया तो तुम्हें ये कैंसर कर देगा, तो इससे बचना है। ठीक है, अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है FSSAI, ये अभी इसकी चेकिंग कर रहा है कि इंडिया में रैंडमली सैंपल उठाकर कि ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे याद करो एक बार मैगी के साथ हुआ था, है ना, मैगी के अंदर बोले लीड बहुत पाया जाता है, और उस लीड से होता क्या है कि बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं बॉडी के अंदर, है ना, इंपोर्टेंसी तक आ जाती है, ऐसा कहा गया था। तो उसको भी चेक करके बाद में बैन करके दोबारा से रिलॉन्च किया गया था। तो हो सकता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा देखने को मिले, तो बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एशिया वर्स्ट हिट बाय डिजास्टर इन 2023। एशिया में क्या हुआ इस बार, एक डाटा है कि सबसे ज़्यादा जो वेदर की वजह से डिजास्टर आए हैं वो कहाँ पर आए हैं, एशिया के अंदर। लगभग 79 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसके अंदर 2000 से ज़्यादा डेथ गई हो चुकी हैं। किसने कहा, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझना WMO कब बना होता है, तो 23 मार्च 1950 के अंदर ये बना होता है। ठीक है, 23 मार्च 1950। अगर पूछे IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो 1875 में बना होता है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, और एनवायरमेंट, अल नीनो, और ये सब हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो एनवायरमेंट से जो नुकसान हुआ है उसकी बात कर रहा है, सिंपल सी न्यूज़ है। अगर पूछे कि IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आज तो नई दिल्ली में, पहले था कलकत्ता जब ये बना। फिर 1875 से 1905 तक कहाँ पर रहा, कलकत्ता। 1905 में कर दिया, 1905 में कर दिया शिमला, फिर यहाँ से 1928 में कर दिया पुणे, और फिर दोबारा से 1944 में कर दिया दिल्ली, और आज कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपसे ये पूछ ले कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो याद रखना कोलकाता में, जिसको पहले कलकत्ता कह देते थे। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। हम इसके 20 क्वेश्चंस की भी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड, कहां पर हुई है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, बार्सिलोना, जो कि कहां पे है, स्पेन के अंदर, वहां पे ये मीटिंग हेल्ड हुई है, यानी कि हुई है। नेक्स्ट है गगन गेपांग गाथ ग्लेशियर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो समझना, ये जो लेक है ना, ये कौन से स्टेट में, सिंपल पूछा है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में। क्यों पूछा है, तो देखो ये क्या है, ग्लेशियल लेक है, और आपने देखा होगा जो ग्लेशियल लेक के अंदर ग्लेशियल आउटब्रस्ट हो रहा है, और आउटब्रस्ट से वहां पर क्या आ जा रही है, फ्लड आ जा रही है, और उस फ्लड से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब लोग रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि बर्फ जमी हुई है, एकदम से वो ग्लेशियर पिघल जाता है, फट जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो लोग मर जाते हैं। तो ये जो लेक है ना, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। तो आपने देखा होगा इसरो क्या काम करता है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस में सैटेलाइट वगैरह रखता है। तो सैटेलाइट से इन्होंने देखा कि आज से कुछ साल पहले इसका जो एरिया था ना इस लेक का, अब वो लगभग डबल के पास पहुंच चुका है। मतलब ये लेक बढ़ती जा रही है, और क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्लेशियर है ना, पिघल कर उसका पानी बढ़ता जा रहा है लेक का। तो एक दिन ऐसा ना हो जाए कि वो सारा ग्लेशियर आसपास का पिघल जाए और एकदम से इसमें इतना पानी हो जाए कि आसपास के रीजन में बाढ़ आ जाए। तो ये कंसर्न बन चुका है, इश्यू बन चुका है ये, तो ये न्यूज में आ गया। तो पता रहेगा ना कौन से स्टेट की, मैंने कहा हजारों लेक बनी हुई है यहाँ पे, सबको नहीं रटना, बात समझ गए ना। जैसे कि ऐसी कौन सी लेक है जिसके ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, कहां पर है, मणिपुर के अंदर। ठीक है, आपसे पूछ लेगा लोकटक लेक कहां पर है, आपसे पूछ लेगा लोनार लेक कहां पर है, आपसे पूछ लेगा डल कहां पे है, आपसे पूछ लेगा आपके राजस्थान की राजसमंद कहां पे है, सांबर कहां पे है, किस लिए फेमस है, मीठे पानी की स्वीट वाटर की सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी लेक्स आएंगे तो हम दोबारा से इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्सेज कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर, अभी पढ़ाया था, इंडियन नेवी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विच सिटी होल्ड्स द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बुक कैपिटल, किसके पास है वर्ल्ड बुक कैपिटल इस बार का, तो याद रखना स्ट्रासबर्ग। कौन सा है, स्ट्रासबर्ग। आप मुझे कमेंट करके बताना इसके कौन सी कंट्री में पड़ता है स्ट्रासबर्ग। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया।
हालांकि तुम करते नहीं हो, होमवर्क तो मैं बहुत देता हूं, है ना। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट एक्ट एस्टेब्लिश द पंचायती राज। अभी मैंने बताया था कि कल पंचायती डे था 24 ऑफ द अप्रैल, है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बातें वो समझाया था। तो याद रखना कौन सा अमेंडमेंट था, ये मैंने अभी बताया, द 73rd अमेंडमेंट 1992। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 38th कंट्री टू जॉइन द आर्टेमिस एग्रीमेंट या आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है, जो स्पेस के अंदर उसको एग्रीमेंट वगैरह होते हैं कि उसके डेब्रिस को और उनको कौन संभालेगा कौन नहीं, कैसे उसका निपटारा किया जाएगा वो सब। तो अभी कौन सी कंट्री बन गई है, तो याद रखना आपकी कौन सी है, स्वीडन। कौन सी बन चुकी है, स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखना इंडिया इसका पहले से पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी, जैसे अमूल, सरस, है ना, पायस, दूध पीते हो ना आप लोग सब, तो ये जो नंदिनी ब्रांड है इसने क्या किया, अभी स्पॉन्सरशिप ली है किसमें, T20 वर्ल्ड कप। आपको पता है अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है ना। आप लोगों को उम्मीद है कि चलो विराट कोहली की टीम यहाँ नहीं जीत रही तो वहीं जीत जाए एटलीस्ट, है ना। तो उस वर्ल्ड कप में जो मिल्क है कौन सा, नंदिनी, उसने किस टीम को स्पॉन्सर किया है, तो याद रखना स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना क्रिकेट के। नेक्स्ट है वेयर एज द फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड रिसेंटली। तो कहां पे, कुवैत सिटी के अंदर हिंदी और जो रेडियो है वो उसको ब्रॉडकास्ट कर लिया गया। मुझे कमेंट करके बताना कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें अभी हिंदू टेंपल बनाया गया था, हिंदू टेंपल। और जब वो हिंदू टेंपल बना तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कह रहा था कि ये जो बाढ़ आई थी, अभी कल परसों बाढ़ भी आई थी ना एक देश में जहां कभी बारिश नहीं होती, वहां बाढ़ आ गई, बताओ अचंबा हो गया, है ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर बना दिया गया है और उस हिंदू मंदिर से अल्लाह ताला जो है हमारे वो नाराज हो चुके हैं। हालांकि ये सब बकवास है, अंधविश्वासी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते हैं। इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, बस मुझे तो क्वेश्चन का आंसर दे देना कि कौन सी कंट्री में वो बनाया गया था हिंदू टेंपल, किस मुस्लिम कंट्री में बनाया गया था अभी रिसेंटली, महीने 2 महीने पहले। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। Which country has appointed कर्नल एडिसन नापियो एज द इंडियाज फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर। तो किस कंट्री ने, तो पेपुआ न्यू गिनिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज बीन गिवन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। तो किसको मिला है, तो मोहम्मद सलीम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोहम्मद सलीम। वन लाइनर में याद रखना। विच कंट्री हैज होस्टेड द रेनबो टूरिज्म। तो रेनबो टूरिज्म किसने होस्ट किया है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्या लिखा हुआ है, नेपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया 24 ऑफ द अप्रैल। उसके बाद चलते नेक्स्ट। व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। कब लॉन्च हुआ था, ये भी मैंने अभी पढ़ाया था 2014। और आपसे पूछा था नमामि गंगे कब स्टार्ट हुआ था, प्लीज उसको भी आंसर कर सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, वर्ल्ड मलेरिया डे आज ही है 25 ऑफ द अप्रैल। अच्छा ऑप्शन में नहीं लिखा गया मैंने 25, इसको 25 करके सही कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ओहियो स्टेट, ये भी अभी पढ़ा था हमने, कौन से उसमें बना हुआ है, किसका है, तो अमेरिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, विच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज्ड अबॉर्शन। तो फ्रांस ने इसको लीगलाइज किया था। उसके बाद फॉरेस्ट किसका पार्ट है, तो पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट था, अब कंकरेंट लिस्ट का पार्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है नेशनल सर्विस स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ये भी हमने अभी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो 1997, ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। उसके बाद है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन किस ईयर में होता है, तो याद रखना 2018 में होता है। और आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आज का कि ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, ये किस लिए किया गया था, किस चीज के लिए किया गया था, क्या जोड़ा था, क्या हटाया था, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही था, आपको बातें समझ में आई होंगी। हम मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।